Today we start example of pipeline and example of non-pipeline, then types of pipeline, advantages and disadvantages of pipeline. So यहाँ पे जो अभी तक हमने फर्स्ट वीडियो में किया है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या था हमारे पास पाइपलाइनिंग बेसिकली क्या प्रोसेस है? प्रोसेस इन विच द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटिंग पैरेलली या ओवरलैपिंग वे में जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं वो हमारे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पाइपलाइन प्रोसेस। और सेकंड वन हमारे पास है नॉन पाइपलाइन, जिसके अंदर की हमारे पास जो एक इंस्ट्रक्शन है पहले वही एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। ऐसा ही एक एग्जांपल हमने जो कल किया था, सिंपल थ्योरेटिकल एग्जांपल, कि हमारे पास एक वाटर प्लांट था, उसके अंदर हमने एक बोतल को इंसर्ट किया, सेकंड स्टेज में वो बोतल फिल हुई और थर्ड स्टेज में उस बोतल को हमने सील्ड आउट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास हम कह सकते हैं कि 3 इंस्ट्रक्शन है और 3 ही हमारे पास स्टेजेस है जिसमें कि वो 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी। तो ये हमने कल दिया था कि देखा था कि नॉन पाइपलाइनिंग के अंदर या पाइपलाइनिंग के अंदर वो कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे नॉन पाइपलाइनिंग के अंदर क्या हुआ कि पहले एक बोतल आई, फर्स्ट स्टेज में वो इंसर्ट हुई है, देन सेकंड स्टेज में वो क्या होगी? फील्ड होगी और थर्ड स्टेज में वो क्या होगी? कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो 3 हमारे पास लाइनिंग थी यहाँ पे वो कंप्लीट हुई है, उसके बाद सेकंड इंसर्ट हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल टाइम लगा था इसके अंदर 9 मिनट्स का लगा था। और जो हमारे पास फॉर्मूला था फाइंड आउट करने का, वो था हमारे पास टोटल टाइम जो लगा है वो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टेजेस। और एक स्टेज हमारे पास यहाँ पे हमने एग्जांपल में क्या मेंशन किया होता है कि एक स्टेज कितना टाइम ले रही है? 1 मिनट का। तो यहाँ पे विदाउट पाइपलाइनिंग के केस में हमारा जो आउटपुट आया, जो आंसर आया वो क्या है? 3 मिनट्स का। वहीं पे पाइपलाइनिंग के केस में सेम आंसर क्या है? 1.67 मिनट्स का। उसके बाद हमने कल बात की थी पाइपलाइनिंग स्टेजेस की, कितनी क्या पाइपलाइन स्टेजेस होती है हमारी पाइपलाइनिंग के अंदर और वो स्टेजेस किस तरह से वर्क करती हैं, वो सारा कुछ कल हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे एक बार बता देते, जो 5 स्टेजेस थी हमारे पास वो कौन कौन सी थी? रिस्क प्रोसेसर है जो कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर है, वो हमारे पास फॉलो अप करता है 5 स्टेजेस को। तो स्टेज नंबर फर्स्ट में क्या था कि हमारा प्रोसेसर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, कहाँ से? मेमोरी से, बाय यूजिंग प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद सेकंड स्टेज में हमारे पास इंस्ट्रक्शन को हम लोग डिकोड करते हैं, थर्ड स्टेज में हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, फोर्थ स्टेज में हमारे इंस्ट्रक्शंस का जो भी मेमोरी ऑपरेंड्स वगैरह है वो मेमोरी से लेना या उसके अंदर राइट करना वो वर्क होता है। देन फिफ्थ स्टेज में हमारे पास जो भी आउटपुट जनरेट हुआ है, जो भी वैल्यू फेच डाउन हो गया है, उसको हम राइट बैक करते हैं अपने रजिस्टर में, जो कि इस टाइम पे प्रेजेंट होता है हमारा। उसके बाद हमने ये जो हमारा जो आज में एक नेक्स्ट टॉपिक है, जो अब हम टाइप्स ऑफ पाइपलाइनिंग की बात कर रहे हैं, उसका एग्जांपल ऑफ पाइपलाइनिंग की बात कर रहे थे, उसके अंदर क्या कुछ है हमारा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ नॉन पाइपलाइनिंग। तो जो पीछे एग्जांपल था नॉन पाइपलाइनिंग का, वहां पे आप लोगों ने देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी 3 और नंबर ऑफ स्टेजेस थी 3, मींस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इनटू नंबर ऑफ स्टेजेस इज इक्वल्स टू आपका टाइम आउट आगे वहां पे निकला था। तो वही सेम केस यहाँ पे है कि हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी है? 8 और 5 स्टेजेस है यहाँ पे। तो हमारे पास जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 40 क्लॉक साइकिल्स। सीसी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है क्लॉक साइकिल को। वहीं पे सपोज करो ये हमारे पास, हम जस्ट बात करें 8 इंस्ट्रक्शंस की, अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1000 हो, 10,000 हो, तो वहां पे हमारे पास कितनी क्लॉक साइकिल्स लगेगी? तो एक छोटा सा एग्जांपल जो हमने 1000 इंस्ट्रक्शंस का लिया है कि हमारे पास 1000 इंस्ट्रक्शंस है और स्टेजेस वही है 5 जो हमने ऊपर डिस्क्राइब की है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितनी क्लॉक साइकिल्स लगेंगी? 5000 क्लॉक साइकिल्स हमारे प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने में लगेंगी 1000 इंस्ट्रक्शंस को। तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा। अब बात करते हैं पाइपलाइनिंग के केस में। अगर पाइपलाइनिंग के केस में बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस 8 है, स्टेजेस हमारे पास 5 है। तो हमारा जो कैलकुलेशन फॉर्मूला जो है वो क्या है यहाँ पे कि स्टेजेस plus n minus 1, that means कि k is equals to number of stages that is 5, n is the number of instructions minus 1, number of instructions यहाँ पे हमारे पास 8 है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन 8 minus 1 is equals to 7। टोटल क्लॉक साइकिल जो है यहाँ पे वो कितनी लगी है? 12। तो यहाँ पे आपने देखा कि 8 इंस्ट्रक्शन, जब हम नॉन पाइपलाइनिंग के केस में बात करें तो 40 क्लॉक साइकिल्स लगी है 8 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में। वहीं पे पाइपलाइनिंग के केस में 8 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में हमें कितना टाइम लगा है? जस्ट 12 क्लॉक साइकिल्स।
तो अब यहाँ पे जब यहाँ पे आपको डिफरेंस थोड़ा कम में दिख रहा है कि 12 और 40 सीसी कुछ ज़्यादा इतना इम्पैक्ट है नहीं, बट जब हम बात करते हैं 1000 इंस्ट्रक्शंस की, तो आप यहाँ पे देखो जब 1000 इंस्ट्रक्शंस हमने जब पाइपलाइनिंग के केस में बात की थी तो 5000 क्लॉक साइकिल्स लग रही थी, जबकि यहाँ पे कितनी लग रही है 1004 ओनली, 4 ओनली। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमारा जो क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन है वो कितनी हुई है, इंक्रीज हुई है। तो वो देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ जो हमारे पास क्लॉक साइकिल लगी है दैट इज 1004 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे ये नियरली इक्वल टू कितना हो गया, वन क्लॉक साइकिल, वन क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, मींस एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में एक क्लॉक साइकिल लगी है। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे इसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 5000 इंस्ट्रक्शन, 5000 क्लॉक साइकिल्स को जब मैं 1000 क्लॉक साइकिल 1000 इंस्ट्रक्शन से डिवाइड करूंगा तो हमारा जो टाइम सीपीआई आएगा वो क्या आएगा, 5। तो इसीलिए हम पाइपलाइनिंग को यूज करते हैं, सो डेट कि हमारे प्रोसेसर का जो थ्रूपुट है वो इंक्रीज हो जाए, प्रोसेसर की स्पीड इंक्रीज हो जाए, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, एक्सेस टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाए, और एक टाइम में हम नंबर ऑफ एप्लीकेशन या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करा सकें। तो इसलिए बेनिफिट हमारे पास पाइपलाइनिंग का। तो पाइपलाइनिंग के कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो आगे बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास एक एग्जांपल, जो कि एक थ्योरेटिक एग्जांपल यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि पाइपलाइनिंग के केस में यहाँ पे हमारे पास क्या है कि P इज इक्वल्स टू 8 ऑफ I, मींस कि इस पाइपलाइनिंग प्रोसेस के अंदर 8 इंस्ट्रक्शंस हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कितनी आ जाएंगी, 12, जो कि हमने नीचे मेंशन की हुई है 1 to 12। और ये जो कैलकुलेशन की है 12 कैसे आया है, वो हमारे पास यहाँ इस वाली विंडो से आया कि 12 हमने कैसे कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे आपके पास जो भी आया कि 12 क्लॉक साइकिल्स है। नंबर ऑफ स्टेजेस जो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है S1 टू S5, तो इस डायग्राम को हम बोलेंगे टाइम एंड स्टेज डायग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेजेस थी वो कितनी है, 5। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच, देन इंस्ट्रक्शन डिकोड, देन एग्जीक्यूट, देन मेमोरी एक्सेस, देन आपका राइट बैक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारे पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आ रही है स्टेज 1 में, मीन्स हमारे प्रोसेसर ने क्या किया है कि इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया है। स्टेज 1 के अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शन फैच ऑन हो गई है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 1 हमारे पास डिकोड होने के लिए स्टेज 2 के पास चली गई है, और वहीं पे वही इंस्ट्रक्शन हमारे पास स्टेज 3 के पास चली गई है एग्जीक्यूट होने के लिए। देन वो स्टेज 4 में गई है मेमोरी एक्सेस के लिए, कुछ मेमोरी से उसको चाहिए मेमोरी के अंदर राइट डाउन करना है, जो इंस्ट्रक्शन है वो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड है। देन राइट S5 हमारे पास क्या करता है, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको राइट बैक वगैरह करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास स्टेज 1 में आई है, एट दैट टाइम यहाँ पे आपके पास सिंगल एक इंस्ट्रक्शन है I1। जब I1 मेरे पास स्टेज 2 के अंदर मूव कर गई है, तो उसी टाइम पे क्या किया है कि प्रोग्राम काउंटर में जो सेकंड लोकेशन का वो एड्रेस दे रखा था, जो सेकंड वन इंस्ट्रक्शन थी, उसको स्टेज 1 के अंदर हमारे प्रोसेसर ने लोड करा दिया। दैट मीन्स कि एक ही टाइम पे हमारे पास अब दो इंस्ट्रक्शंस वर्किंग में है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन I1 जो कि इस टाइम डिकोड फेज में है, वहीं पे इंस्ट्रक्शन I2 जो कि फैच होके मेरे प्रोसेसर के पास आ चुकी है। और जब हम स्टेज 3 की बात कर रहे होंगे तो स्टेज 3 में I1 मेरे पास जब एग्जीक्यूट हो रहा हुआ तो I2 उसी टाइम पे डिकोड हो रही होगी, और I3 फैच होके मेरे प्रोसेसर के पास आ चुकी है। तो इस तरीके से हमारे पास जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी टोटल 5 इंस्ट्रक्शंस लगेंगी यहाँ पे। टोटल 5 क्लॉक साइकिल्स लग रही है हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में, और यहाँ पे जैसे ही वो क्लॉक साइकिल 5 होगी हमारी इंस्ट्रक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगी। यही सेम चीजें हमारे पास नॉन पाइपलाइनिंग के केस में भी रहेंगी जब हम बात करते हैं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की। मीन जब एक इंस्ट्रक्शन मेरे पास एग्जीक्यूट होगी तो वो उसको 5 क्लॉक साइकिल्स तो चाहिए ही चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। उसके बाद आप चेक करोगे कि यहाँ पे 6th जब स्टेज क्लॉक साइकिल आई है तो मेरे पास I2 एग्जीक्यूट कम्प्लीटली आउट हो गया है। देन सेवन्थ सीसी पे I3, देन 8th सीसी पे आपका I4, देन I5 और I6 और I8। तो ये आपका कुछ प्रोसेस है जो कि हम लोग बात करते हैं पाइपलाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक टाइम में हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है, जो कि हम चेक करते हैं कि जब सेकंड स्टेज आई है वहीं पे 2 हैं, देन स्टेज 3 पे 3 इंस्ट्रक्शन, स्टेज 4 पे 4 इंस्ट्रक्शन, स्टेज 5 पे 5 इंस्ट्रक्शंस, और वो यहाँ से आउट
और अपना जो भी प्रोसेसर का वर्क था उसने कंप्लीट आउट किया उस इंस्ट्रक्शन का और उसको फर्दर प्रोसीड कर दिया। अब जब बात करते हैं नॉन पाइपलाइनिंग की, तो नॉन पाइपलाइनिंग के केस में क्या होगा, जब मेरे पास इंस्ट्रक्शन आई वन इंस्ट्रक्शन आ रही है तो वो S1 S2 S3 S4 S5, दैट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ I1 रहेगी हमारे पास, I2 और I3 जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये कुछ भी नहीं रहेगा नॉन पाइपलाइनिंग के केस में। अब जब नॉन पाइपलाइनिंग के केस में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन अपना सारा काम कंप्लीट कर चुकी होगी, दैट मीन्स फिफ्थ क्लॉक साइकिल पे हमारे पास I1 इंस्ट्रक्शन जो है वो अपना सारा वर्क कंप्लीट कर चुकी है, तो I2 जो होगा वो मेरे पास कहाँ पे आएगा, एट दिस पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, S1 पे I2 अब फैच होगा, I2 यहाँ पे फैच होगा, देन यहाँ पे वो डिकोड होगा, देन यहाँ पे वो एग्जीक्यूट होगा, देन यहाँ पे वो आपका मेमोरी एक्सेस कर लेगा, देन वो यहाँ पे राइट बैक करेगा। दैट मीन्स कि आपको एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में 5 क्लॉक साइकिल्स लगी हैं, और जब I2 को हमने एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे कितनी क्लॉक साइकिल्स लगी, 10। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है कि 5 जो मेरे पास स्टेजेस है, सॉरी यहाँ पे सीसी नहीं है, 5 स्टेजेस है और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी है, 8 है। दैट मीन्स यहाँ पे आप 5 स्टेजेस बोल रहे हैं, 5 क्लॉक साइकिल बोल दो, क्योंकि 5 क्लॉक साइकिल्स लगती हैं हमारे पास, 5 स्टेजेस है उनको कंप्लीट करने में, तो 5 क्लॉक साइकिल्स लगेंगी, तो यहाँ पे 5 क्लॉक साइकिल बोल दो, स्टेजेस बोल दो, देन 5 क्लॉक साइकिल इंटू 8 इज इक्वल्स टू 40 सीसी। तो ये कुछ इसका एग्जीक्यूशन फेज है जो हमारा पाइपलाइनिंग और नॉन पाइपलाइनिंग में हम एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा प्रोसेसर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पाइपलाइन। सो टाइप्स ऑफ पाइपलाइन में बेसिकली हमारे पास क्या है कि दो टाइप्स की पाइपलाइनिंग हमारे पास, अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। अब हमारा प्रोसेसर कोई भी कैलकुलेशन करता है तो उसके कहीं कैलकुलेशन कौन कौन सी एग्जीक्यूट करता है, वो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, इस टाइप की कुछ ऑपरेशन से जो हमारा प्रोसेसर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास अरिथमेटिक पाइपलाइन है। अरिथमेटिक पाइपलाइन हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एक एग्जांपल हमने दिया हुआ है कि x इज इक्वल्स टू a इंटू टू टू द पावर a, whereas y इज इक्वल्स टू b इंटू टू टू द पावर b। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल A और कैपिटल B हमारे पास मल्टीसाज है, और कैपिटल A और स्मॉल b को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स। तो जो भी हम वर्किंग करते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास फर्स्ट हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट की, तो फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं एक्सपोनेंट्स को, देन जो मेंटिसास है हमारे ए और बी, कैपिटल ए और बी, उसको हम सॉरी उसको ए और बी है हम उसको अलाइन करते हैं, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी परफॉर्मेंस है जो भी हमें परफॉर्म करना है वो करेंगे, देन नॉर्मलाइज द रिजल्ट, और उसके बाद हर एक प्रोसेस के बाद एक रजिस्टर यूज करेंगे उस डाटा को स्टोर कराने के लिए। अब बात करते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, तो ये आपका एक डायग्राम है अरिथमेटिक पाइपलाइन का। यहाँ पे वही a इंटू टू टू दावर a, b इंटू टू टू दावर b, जो चार स्टेप्स हमने वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। a और b हमने बात की, a और b मीन्स एक्सपोनेंट्स को हम कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किसके अंदर स्टोर होगा, हमारा रजिस्टर के अंदर। रजिस्टर के अंदर हमारे पास ये दोनों वैल्यू आएंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे बाय सब्ट्रैक्शन, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा। तो सेगमेंट वन मींस कि कंपेयर द एक्सपोनेंट, हमने कंपेयर द एक्सपोनेंट्स को किया, उसके बाद जो वैल्यू आई है, जो भी डिफरेंस आया उन दोनों का निकल के, उसके उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो मेंटिसाज यहाँ से हमें मिल रहे हैं ए और बी, उसको हम अलाइन करेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, चूज सेकंड सेगमेंट में हम क्या करेंगे, अलाइन एंड मेंटिसा। तो आपका सेकंड स्टेप में हमने लिखा हुआ है अलाइन द मेंटिसा, तो हमने वही काम किया कि मेंटिसास को हम अलाइन करेंगे, जो मेंटिसा हमारे पास अलाइन हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, रजिस्टर में उस वैल्यू को स्टोर करा देगा। उसके बाद जो भी परफॉर्म हमें करना है सेगमेंट 3 या पॉइंट नंबर 3, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम करेंगे मेंटिसास का, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहाँ पे स्टोर कराएंगे, रजिस्टर के अंदर। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम नॉर्मलाइज करेंगे, और नॉर्मलाइज करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास रजिस्टर में स्टोर होकर हमारा आउटपुट जनरेट हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है वो किस तरीके से वर्क कर रही है वो यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में हमने लिया हुआ है x इज इक्वल्स टू ए इंटू टू टू द पावर ए, जो हमने पीछे डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, 0.954, वेयर एस बी हमारे पास है 0.8200। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट्स है जो हमने पास, यहाँ पे बेस है वो क्या हमारा 10 है, 10 टू द पावर 3, और दूसरे में हमारे पास क्या है, बेस 10, बेस 10 है, पावर क्या है 2। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं कंपेयर दी एक्सपोनेंट्स, तो यहाँ पे जब हम एक्सपोनेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 3 माइनस टू इज इक्वल्स टू 1, जो हमने यहाँ पे डायग्राम में भी मेंशन किया हुआ है। डायग्राम के अंदर जो हमने मेंशन किया हुआ था
कि भाई डिफरेंस के बाद हम क्या करेंगे, एंड मैंटिसास को अलाइनमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 - 2 = 1। अब यहाँ पे क्या हो रखा है कि हमारी जो पावर है वो कितनी है, यहाँ पे सेकंड वाले में डिफरेंस है कितने का, 1 का। तो पहले इसको एडजस्ट करेंगे, जब इसको हम एडजस्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे या सेम करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे 10⁻³ है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। और एक चेंज जब मैं पावर को यहाँ पे अपडेट करूंगा तो पॉइंट के बाद मुझे एक जीरो ऐड करनी पड़ेगी, वही हमने यहाँ पे किया 08200 इंटू 10⁻³ हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था कि ऐड सब्ट्रैक्शन और ऐड सब्ट्रैक्ट और एडिशन और सब्ट्रैक्ट द मैंटिसा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फिर x z = x+y, इन दोनों को हमने एडिशन किया। तो एडिशन होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 1.034 इंटू 10⁻³ अब हमें क्या करना है, अपने रिजल्ट को नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज में बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास क्या, पॉइंट से पहले जो फर्स्ट वैल्यू वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, हमारी 0। तो जब यहाँ पे हम उस चीज़ को 0 बनाएंगे तो क्या होगा कि इस 1 को हमें राइट हैंड साइड पे मूव करना पड़ेगा। और जब हम इस 1 को राइट हैंड साइड पे मूव कर रहे होंगे तो हमारे पास जो पावर है वो क्या हो जाएगी, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका रिजल्ट आएगा। नॉर्मलाइज द रिजल्ट, और इस तरीके से हमारे पास जेड के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 0.1324 इंटू 10⁻⁴ मीन जब आप सपोज करो कि ये जब आप एक एग्जांपल किसी प्रोग्राम के अंदर आप इस तरीके से वैल्यू पास करते हो या कोई एडिशन कराते हो फ्लोटिंग पॉइंट्स की, तो कितना किस तरीके से वो हमारे पास आंसर जनरेट होता है उसका कुछ ये वो प्रोसेस यहाँ पे है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग में बेसिकली हमारे पास वही स्टेजेस है जो हमने ऊपर पाइपलाइन के अंदर बात की थी कि फैच करेंगे, डिकोड करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस कहाँ से रीड करेंगे हम लोग, मेमोरी से। और मेमोरी से जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होंगी वो अलग अलग सेगमेंट्स में या अलग अलग स्टेजेस में एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली आपके पास कि हमारे पास ये एक डायग्राम है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि फर्स्ट हमने क्या किया, फैच किया इंस्ट्रक्शन को किसी भी मेमोरी से, उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया, देन उस इंस्ट्रक्शन में जितने भी ऑपरेंड्स होंगे उनको हम कैलकुलेट करेंगे, और फिर हमारे पास वो कहाँ पे जाएगा, अनकंडीशनल ब्रांच वाले में। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कोई ब्रांचिंग कंडीशन है या नहीं है। इफ यस की कोई अनकंडीशनल इस टाइप की कोई इंस्ट्रक्शन है तो हम यस करेंगे और अपडेट कर देंगे प्रोग्राम काउंटर को। मीन्स की हो सकता है कि हमें किसी दूसरे लोकेशन पे प्रोसीडिंग करना पड़े, अगर कुछ ऐसा है तो जंप वगैरह हो या स्किप वगैरह हो, तो वो इस तरीके की अगर कोई इंस्ट्रक्शन है तो उसको हम यहाँ पे करेंगे, देन प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करेंगे और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम फैच ऑन करेंगे। अब यहाँ पे अगर वो चीज़ हमारे पास दोबारा वही सेम प्रोसेस चलेगी यहाँ पे सारा कुछ, उसके बाद अगर वो यहाँ पे अनकंडीशनल ब्रांच नहीं है तो हम फैच करेंगे ऑपरेंड्स को, और जब यहाँ से हम ऑपरेंड्स को फैच करेंगे तो उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे उस इंस्ट्रक्शन को, और उसके बाद कर देंगे ऑपरेंड्स को राइट ऑन। देन हम क्या करेंगे, ब्रांच और इंटरप्ट को चेक करेंगे, अगर ब्रांच या कुछ और ऐसा है यस तो फिर दोबारा वही प्रोसेस की अपडेट प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के पास जाएंगे, दोबारा फैच डिकोड और ये सारा प्रोसेस, और अगर नहीं है तो हम जाएंगे फैच इंस्ट्रक्शन मीन जो नेक्स्ट होगा हमारे पास उस इंस्ट्रक्शन को हम फैच कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपका ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पाइपलाइन और नॉन पाइपलाइनिंग, देन इसके टाइप्स हैं, देन इसके एग्जांपल्स हैं, और नियरली एमडीओ के हिसाब से 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से इजीली बन सकता है आपका। पाइपलाइन एंड द टाइप्स ऑफ पाइपलाइन, देन एग्जांपल ऑफ पाइपलाइन, और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, स्टेजेस ऑफ पाइपलाइन, और आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस क्या है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करा सकते हैं तो हमारे प्रोसेसर की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, साइकिल टाइम कम लगेंगे, जो कि हमने ऊपर एग्जांपल में चेक किए हैं कि जहाँ पे नॉन पाइपलाइनिंग के केस में आपको 40 क्लॉक साइकिल्स लग रही थी, वहीं पे 8 इंस्ट्रक्शंस पे, वहीं पे आपका पाइपलाइनिंग के केस में कितनी क्लॉक साइकिल्स लग रही है, ओनली 12। थ्रूपुट इंक्रीज हो जाएगा हमारे सिस्टम का, सिस्टम रिलायबल हो जाएगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, और आपका जो नंबर ऑफ आप इंस्ट्रक्शंस है, या मैं बात करूँ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को आप इजीली एग्जीक्यूट कर पाओगे या इजीली रन कर पाओगे। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इस टाइप के प्रोसेसरों को बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा कॉस्टली भी है, और वहीं पे क्या है कि इंस्ट्रक्शंस की जो हम बात करें लेटेंसी वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे अभी तक हमने 2 लेक्चर में जो भी कुछ किया है
होप सो कि आपको समझ में आया होगा। और कोशिश करें कि जितना मेन है इसमें पाइपलाइनिंग जो हमने भी डिस्कस किया, देन नॉन पाइपलाइनिंग में उसके टाइप्स, देन एग्जांपल्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ से नियरली मान के चलो कि इस टॉपिक में कम्प्लीटली 15 मार्क्स के अराउंड आपका एक क्वेश्चन इजीली बन सकता है, पर्सपेक्टिव ऑफ एमडीयू। थैंक यू।